मोहतरम नाजरीन और तलबा व तलबात, आप सबको अस्सलामु अलैकुम। मैं महबूब पाशा, सरकारी आला दर्जाती आला इब्तिदाई मदरसा उर्दू कल्लूरू, तालुका सिरवारानी मानवी, ज़िला रायचूर से बच्चों आप सबको इस ई संवेदा क्लासेस में आप सब के दिल की गहराई से इस्तकबाल करता हूँ। तो चलिए बच्चों, आज हम क्या करेंगे, हश्तम जमात की साइंस का जो सबक है वो है प्लास्टिक। तो उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो बच्चों हम तालीफी रेशे और प्लास्टिक के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। बच्चों आपको पता है जो कपड़े हम पहनते हैं वो रेशे से बनाए जाते हैं। जो भी हम लोग कपड़े पहनते हैं ना, शर्ट पैंट और वगैरह वगैरह, इस तरह के हर एक कपड़े किससे बने रहते हैं, रेशे से बनाए जाते हैं। और वो रेशे कुदरती होते हैं और कुछ मसनवी ज़राए से हासिल होते हैं, यानी कि खुदा की कुदरत से भी कुछ रेशे हासिल होते हैं उसके ज़राए से। और हम मसनवी तौर पर इंसान भी यानी हम लोग भी इस रेशों के हासिल करते हैं। तो बच्चों अब आप कहिए कि कुदरती रेशे किसे कहते हैं हम? हाँ, पता है आपको? कुदरती रेशे यानी कि ऐसे रेशे जो कुदरती ज़राए से हासिल होते हैं, यानी कि खुदा जो कुदरत से पैदा करता है, यानी कुदरती ज़राए से हासिल होने वाले रेशों को हम क्या कहते हैं, उन्हें कुदरती रेशे कहते हैं। यानी कि खुदा की कुदरत से हासिल होने वाले रेशे। रेशे का मतलब क्या है, धागा, तागे कहते हैं नहीं, उस तरह के, यानी कि जो रेशे कुदरती ज़राए से हासिल होते हैं उसे कुदरती रेशे कहते हैं। और उसी तरह मसनवी रेशे भी मालूम करना है। तो हमें कुदरती रेशे के कुछ मिसालें हैं, जैसे कि आप देखते हैं कपास जो खेतों में उगाया जाता है कुदरत की तरफ से, कपास एक कुदरती रेशा है। जूट, इसको भी है नहीं, पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है, मशहूर है वहाँ पर, ये भी कुदरती रेशे है जिसे हम थैले बनाते हैं। और फिर अल्पाका फाइबर्स जो हम सुतलियाँ बनाते, ये सब कुदरती रेशों के मिसालें हैं। और कुछ मिसालें जैसे कि ऊल जो बकरियों का, हाँ, उससे तैयार करते हैं। और रेशम के कपड़े जो रेशम के कीड़े से हम हासिल करते हैं, तो ये भी कुदरती रेशे के उम्दा मिसालें हैं। तो बच्चों अब हम क्या है, मसनवी रेशे किसे कहते हैं इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। मसनवी रेशे ऐसे रेशे जो इंसानों के जरिए मसनवी तौर पर बनाए जाते हैं, यानी कि किसके जरिए, हम लोग यानी इंसानों के जरिए, इसमें कुदरती ज़राए नहीं रहते बल्कि इंसानों के जरिए मसनवी तौर पर बनाए जाते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मसनवी रेशे, या और एक नाम क्या है, तालीफी रेशे या इंसानी साख्ता रेशे, जिसको अंग्रेजी में मैन मेड कहते हैं। यानी कि जो रेशे इंसानों के जरिए मसनवी तौर पर तैयार होते हैं उन्हें हम इंसानी साख्ता रेशे या तो मसनवी रेशे या तालीफी रेशे कहते हैं। तो दोनों का फर्क मालूम हो जा रहा ना बच्चों। जो कुदरती रेशे है कुदरती ज़राए से हासिल होते, जो मसनवी रेशे है वो इंसानों के जरिए, किसके, इंसानों के जरिए मसनवी तौर पर हासिल होते हैं। तो चलिए बच्चों हम मसनवी रेशे के कुछ मिसालें जानेंगे। क्या है, रेयान। जो रेयान कपड़े देखते हैं ना आप, बड़े बड़े फैब्रिक सेंटर्स में, बड़े बड़े शॉपिंग मॉलों में जो रेयान का कपड़ा है वो मसनवी रेशा है। दूसरा पॉलिस्टर कपड़ा, जो आप लोग देखते रहते हैं कि दुकानों में पॉलिस्टर कपड़े भी रहते हैं, ये भी मसनवी तौर पर तैयार किया गया रेशा है। और नायलॉन, जो आप लोग तो देखते हैं, जो नायलॉन के कपड़े रहते हैं, नायलॉन के घड़े, बकेट जो हो, ये सब मसनवी रेशों के बेहतरीन मिसालें हैं। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, तालीफी रेशे क्या है, जो हम मसनवी रेशे या तालीफी रेशे कहते हैं, वो तालीफी रेशे क्या है। बच्चों याद से अपने अपनी नोटबुक में इन सबको दर्ज कीजिए। और जो लोग भी अभी तक अपनी नोटबुक, किताब और कलम नहीं निकाले, जल्दी से अपना अपना नोटबुक और कलम को निकालिए। जो अहम और ज़रूरी नुकात जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा वो अपनी दरसी किताब में दर्ज करना होगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, तालीफी रेशे क्या है। एक तालीफी रेशा छोटी इकाइयों को, जो छोटी छोटी इकाइयाँ रहते हैं हिस्से,
छोटी इकाइयों को आपस में जोड़कर बनाई गई, यानी आपस में एक दूसरे को जोड़कर बनाई गई जंजीर है। देखिए तालीफी रेशे क्या होते हैं, छोटे छोटे इकाइयों को आपस में एक दूसरे को जोड़कर यानी कि जंजीर की तरह बनाई जाती है। छोटी इकाई दरअसल एक कीमियाई शय है, जो उसकी छोटी छोटी इकाई है वो दरअसल एक कीमियाई शय है। इस किस्म की कई छोटी इकाइयां मुत्तहिद होकर, जो छोटे छोटे इकाइयां हैं एक दूसरे से ऐसे मुत्तहिद होकर और बड़ी वाहिद इकाई की तश्कील करते हैं, जिसे हम पॉलीमर कहते हैं। जो पॉलीमर सुने रहते आप बहुत बड़े बड़े दुकानों में, पॉलीमर की रेशे कहते हैं, यानी कि छोटे छोटे इकाइयों को एक दूसरे से जोड़कर जो बड़ा वाहिद इकाई की तश्कील करता है उसे हम पॉलीमर कहते हैं। बच्चों दर्ज कर ले रहा ना अपने नोटबुक्स में, वेरी गुड। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए किसी हार, यहाँ पे एक तस्वीर में हार नजर आ रहा आपको। किसी हार में धागे की मदद से, जो कोई एक हार है जिसको धागे की मदद से क्या कर रहे हैं, पुरोए हुए मोतियों के एक समान नमूने को याद कीजिए। देखिए उसको मोतियों को किस तरह पुराए हैं। लफ्ज जो पॉलीमर है, जो अभी आपने देखा, छोटी छोटी इकाइयों को मुत्तहिद करके एक बड़ा इकाई जो तश्कील होता है उसे पॉलीमर कहते हैं। तो लफ्ज पॉलीमर यूनानी जुबान के दो अल्फाज, एक पॉली और दूसरा मर से मिलकर बनता है, यानी कि पॉलीमर यूनानी दो लफ्ज है, अल्फाज है, एक है पॉली और दूसरा है मर, से मिलकर बनता है। पॉली का मतलब है बहुत से, एक नहीं बल्कि बहुत से। पॉली का मतलब है बहुत से और मर का मतलब है हिस्सा, यानी बहुत से हिस्से मिलकर एक इकाई बनता है, बड़ा इकाई, उसे हम पॉलीमर कहते हैं। लिहाजा पॉलीमर बहुत सी इकाइयों को दोहराने से बनता है, यानी बहुत सारे इकाइयों को जब दोहराया जाता है तो तब हमें क्या, पॉलीमर मिलता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना आपको साइंस? यस। तो अब हम क्या करेंगे, इस तालीफी रेशे के अक़साम के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि तालीमी रेशे किस किस किस्म के होते हैं। बच्चों तालीफी रेशे मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जिसे हम रेयान, नायलॉन, पॉलिस्टर वगैरह वगैरह से जानते हैं। आप दुकान को जब भी जाते हैं, आप कपड़ों के दुकान को, आप बहुत ही किस्म किस्म के आप कपड़ों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। आप अपने घर वालों के साथ, अम्मी अब्बा के साथ या कोई फ्रेंड्स के साथ जब जाते हैं तो दुकानदार से पूछिए ये कौन सा कपड़ा है, ये कौन सा कपड़ा है, वो आपको बताएंगे कि और ज़्यादा से ज़्यादा तालीफी रेशों का मार्केट है, यानी कि वहाँ पे रेयान के, नायलॉन के, पॉलिस्टर के, टेरकेट के, हर तरह किस्म किस्म के हमें रेशेदार कपड़े मिलते हैं। तो चलिए बच्चों हम अब रेयान के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अच्छा बच्चों, आप तमाम ने रेशम के कपड़े के बारे में सुना ही होगा। आप सबको रेशम के कपड़े के बारे में जानकारी है। जो तस्वीर में दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक रेशम का कीड़ा है जो रेशम को छोड़ रहा है, यानी कि रेशम के कपड़े के बारे में आपको पता होगा। आपको ये जो रेशम के कपड़े है ना, ये रेशम के कीड़ों से हासिल होता है। आपको मालूम रहेगा रेशम के कीड़े को किस तरह से पाला जाता है, उसको किस तरह से गोदाम में रखा जाता है, उसकी ग़िज़ा के लिए किस तरह ये पत्तों को है तोड़कर डाला जाता है, जो पत्तों को खा खा कर रेशम का कीड़ा अपने आप को बहुत सा रेशम खारिज करता है, और जैसे खारिज करने के बाद रेशम कीड़ा मर जाकर रेशम का रेशा बनता है, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, रेशम के कपड़े तैयार कर लेते हैं। ये जो रेशम है इसकी दरियाफ्त मुल्क के चीन में हुई थी। रेशम की दरियाफ्त कहाँ पर हुई? सबसे पहले मुल्क के चीन में हुई थी, हिंदुस्तान में नहीं। रेशम की दरियाफ्त मुल्क के चीन में हुई थी। और आपको ये एक बात कहना चाहता हूँ, जो रेशम का जो शुरुआत हिंदुस्तान में करे वो कोई और नहीं, हमारे कर्नाटक के शहीद मिल्लत हजरत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने चीन से हिंदुस्तान को रेशम को लाकर हिंदुस्तान में रेशम की जो दरियाफ्त की है, रेशम की काश्त की है। तो बच्चों, और उसे तवील अरसे तक खफिया रखा गया, उसको तवील अरसे तक खफिया रखा गया। रेशम के रेशों के बनने वाले कपड़े बहुत महंगे होते हैं। जो रेशम के कपड़े रहते हैं ना, वो बहुत ही महंगे होते हैं, लेकिन उसकी खूबसूरती
बनावट ने हर एक को मशहूर कर दिया है। जो रेशम का कपड़ा रहता है उसकी खूबसूरती ने हर एक इंसान को बहुत ही मशहूर कर दिया है कि रेशम का कपड़ा है तो उसका एक अंदाज ही अलग होता है। रेशम को मसनवी तरीके से भी बनाने की कोशिश की गई है। तो रेशम के कपड़े जो है सिर्फ ये रेशम के कीड़े के जरिए ही नहीं बल्कि हम लोग तो एक का और दूसरा ढूंढना शुरू करते हैं। तो उसी तरह रेशम के कपड़ों को भी यानी कि मसनवी तरीके से रेशम बनाने की भी कोशिश की गई है। वो कब? 19वीं सदी के अवाखिर में साइंसदानों को ऐसा रेशा यानी कि 19वीं सदी के आखिर में साइंसदानों को ऐसा रेशम हासिल करने में कामयाब मिल गई जिसमें रेशम जैसे खुसूसियात मौजूद थे। तो साइंसदानों का काम क्या है? नई नई खोज करना। तो वो लोग खोज करना शुरू कर दिए कि ये जो रेशम है ये कुदरती रेशा है। तो इसका मसनवी रेशा तैयार करने का जब ढूंढना शुरू कर दिया तो 19वीं सदी के आखिर में साइंसदानों ने ये मसनवी तौर पर रेशम जैसी खूबसूरत मौजूद है उस किस्म का रेशा निकालना शुरू कर दिया जिसको लकड़ी की लुगदी यानी कि वुड पल्प को कीमियाई तरीके से हासिल किया गया। देखिए साइंसदान कितने कहां से कहां पहुंच गए। जो कुदरती है उसको मसनवी तौर पर भी कुदरती तरह नजर आने वाले रेशम को तैयार करना शुरू कर दिए। वो किसके जरिए? लकड़ी की लुगदी, ये दिख रहा है ना आपको वुड पल्प जो दरमियान में रहता नहीं, उसके जरिए रेशम की तरह नजर आने वाले कपड़े का यानी उसके रेशे तैयार करना शुरू कर दिए। वाह, बहुत ही अच्छा काम कर दिए ना। यस। तो बच्चों ये जो रेशे है रियान या मसनवी रेशम जो आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं हम रेशम यानी कि ये जो रेशे रेयान या मसनवी रेशम है जिसको हम रेयान कहते हैं या तो मसनवी रेशम जिसको आर्टिफिशियल सिल्क कहलाता है। हालांकि रेयान कुदरती जरिया यानी कि लकड़ी की लकड़ी जो लकड़ी या जो लकड़ी है लकड़ी भी कुदरती है ना पेड़। तो लकड़ी का जो लकड़ी इस्तेमाल करके जो हम मसनवी रेशम तैयार करते हैं हासिल होता है फिर भी ये इंसानी साख का रेशा ही है क्योंकि कुदरती तौर पर लकड़ी ही रेशा नहीं बनता। लकड़ी के जरिए कीमियाई तामुल करके क्या करते हैं? हाँ, मसनवी रेशम तैयार करते हैं। जो आप देख रहे हैं ना ये मसनवी रेशम के कपड़े हैं जो असली रेशम के कीड़ों से बना हुआ रेशम के कपड़े नहीं बल्कि मसनवी रेशम यानी कि लकड़ी की लकड़ी के जरिए बनाया गया रेशा है। ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे? ये जो रेशम जो मसनवी रेशम से बनाते हैं ये रेशम से सस्ता होता है। जो रेशम के असली रेशम के कीड़े रहते हैं उससे सस्ता होता है और उसे रेशम की रेशम की तरह बना जा सकता है जिसको सेम जैसे रेशम का कपड़ा है उसी तरह से हम यहाँ रेशम की तरह बुना जा सकता है और उसे कई रंगों में रंगा जा सकता है। यानी कि ये जो मसनवी रेशा है उसको अलग अलग कई हर तरह के रंगों में भी रंगा जा सकता है। रेयान को कपास के साथ मिलाकर ये जो रेयान है यानी कि मसनवी रेशम है इसको कपास के साथ मिलाकर क्या करते हैं? हम यहाँ नीचे तस्वीर देख रहे हैं ना, बिस्तर की चादरें बनाई जाती है जो हम लोगों को घरों में बेड के ऊपर डालने के लिए जो बिस्तर की चादर इस्तेमाल करते हैं ना वो सब कैसे इस्तेमाल करते हैं? जो मसनवी रेशम की तरह नजर आने वाले रेयान को किस में मिलाकर? जो कुदरती रेशा कपास है कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादर बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो समझ में आ रहा ना बच्चों? जो चादरें बनाते तो किससे बनाते? रेयान को कपास के साथ मिलाकर। जो कपास के साथ किसको? मसनवी रेशा जो है रेयान है उसके साथ मिलाकर चादर बनाया जाता है। और रेयान को ऊन के साथ मिलाकर जो बकरियों का ऊन रहता है ना जिस्म के ऊपर यानी कि रेयान को ऊन के साथ मिलाकर क्या करते हैं? हम कालीन बनाते हैं जिसको मैट की तरह कहते हैं ना हम इस तरह के। देखिए तस्वीर में नजर आ रहा नहीं, जो कालीन बनाते हैं वो किसके जरिए बनाते हैं? रेयान को ऊन के साथ मिलाकर कालीन को बनाते हैं। ठीक है बच्चों, अपने नोटबुक में दर्ज कर रहे हैं ना? वेरी गुड। और उसी तरह नायलॉन, देखो बच्चों नायलॉन एक और इंसानी साख्ती रेशा है यानी कि ये भी एक मसनवी साख्ती रेशा है जो इंसान के जरिए तैयार किया गया है। ये कुदरती नहीं बल्कि मसनवी रेशा है नायलॉन। ये तकरीबन 1931 ईस्वी में
पानी, कोयला और हवा से तैयार किया गया था। देखिए नायलॉन को किस किस के जरिए, पानी, कोयला और हवा से तैयार किया गया था। किसको? नायलॉन को। ये पहला मुकम्मल तालीफी रेशा था। ये क्या है? ये पहला मुकम्मल तालीफी रेशा था। ये रेशा मजबूत, लचकदार और हल्का था। बहुत ही मजबूत रहता है, लचकदार है और बहुत ही हल्का था, चमकदार था। इसे धोने में आसानी थी। ये जो भी नायलॉन के रेशे से बने हुए चीजों को धोने में बहुत आसानी थी, लिहाजा कपड़े बनाने के लिए इसे बहुत ज्यादा पसंद किया गया। क्यों? क्योंकि ज्यादा मेहनत नहीं लगती और बहुत ही पसंद से धोने के लिए, इसको साफ सफाई करने के लिए बहुत ही आसान है। इसीलिए लोग क्या करते थे, ये नायलॉन के जो भी चीजें हैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि ये हल्का भी है, मजबूत भी है और लचकदार भी है। और ज्यादा से ज्यादा है नायलॉन क्या है, चमकदार है, जो चमकीला है, इसीलिए लोग इसको बहुत पसंद करते थे। साथ में धोने के लिए भी, जो भी है नहीं, लिहाजा कपड़े बनाने के लिए, किसके लिए, जो कपड़े तैयार करते हैं ना बनाने के लिए, इसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और धोने में बहुत आसानी से इजी होकर धो सकते हैं। जैसे कि देखिए बच्चों, यहाँ तस्वीर में नायलॉन के, जो नायलॉन के कपड़े रहते हैं, हमेशा जितना भी गंदे हो जाओ उसको एक साथ पानी में डालकर सर्फ में भिगो कर डाल देते तो आसानी से साफ हो जाते हैं नायलॉन। उसी तरह जो दांत साफ करने के लिए ब्रश इस्तेमाल करते हैं, कितना आसानी से पानी डालते ही चले जाता है, जो चमकदार लचकदार होता है। और मोजे, जो सॉक्स है, सॉक्स को भी आसानी से हम धो सकते हैं, हल्के होते हैं और लचकदार होते हैं और मजबूत भी होते हैं। सही है ना बच्चों? तो अब नायलॉन के बारे में जानकारी हासिल करें। अब हम यहाँ देखो और कुछ है जो नायलॉन के, पैराशूट। तो बच्चों देखे हैं ना आप, जो चमकदार रहता है, या पैराशूट को भी नायलॉन के जरिए तैयार किया जाता है। याद रहे दे, नायलॉन पानी, हवा और कोयले को मिलाकर बनाया जाता है। और उसी तरह जो प्लास्टिक तैयार करते, ये भी नायलॉन के जरिए तैयार किया जाता है। याद रहे दे, कोयला, पानी और हवा, इन तीन चीजों को मिलाकर 1931 सन ईस्वी में नायलॉन की दरियाफ्त किए। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, पॉलिस्टर और एक्रेलिक, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। बच्चों पॉलिस्टर एक और तालीफी रेशा है। जो आप बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जाते कपड़ों के, तो वहां पे मालूम होता है पॉलिस्टर के बारे में जानकारी रहती है। पॉलिस्टर एक और तालीफी रेशा है। इस रेशे से बने हुए कपड़ों में आसानी से सिलोटे नहीं पड़ते। जो पॉलिस्टर कपड़ा रहता है थोड़ा मोटा रहता है और इसमें, इस कपड़ों में आसानी से सिलोटे नहीं पड़ती, यानी कि जब उसको सिलाते हैं तो सुई को उस कपड़े को बुनने में तकलीफ होती है, सिलोटे आसानी से नहीं पड़ते। लेकिन ये सपाट रहता है, यानी कि सपाट बराबर से रहता है और आसानी से ढल जाता है। ये क्या है, बहुत ही आसानी से ढल जाता है, लिहाजा कपड़े बनाने के लिए ये निहायत मौजू मादा है। जो कपड़े बनाते ना, बहुत आसानी से कपड़े बनाने के लिए ये मौजू मादा है। जो आप तस्वीर में देख रहे हैं ना, पॉलिस्टर देखे ना, ये एक और तालीफी रेशा है। ओके बच्चों, तो हम देखिए टेरेलिन, जो टेरेलिन का कपड़ा है बहुत ज्यादा पसंद किए जाने वाला पॉलिस्टर है। जो टेरेलिन का कपड़ा है, जो हम पॉलिस्टर देख रहे थे जिसको आसानी से सिलोटे नहीं कर सकते, तो उस तरह में टेरेलिन भी बहुत ज्यादा पसंद किए जाने वाला एक पॉलिस्टर है। इसके बहुत बारीक रेशे बनाए जा सकते हैं, यानी कि इसके देखिए पीछे जो आप देखे थे मोटे रेशे भी होते हैं। और उसी के साथ टेरेलिन एक और पसंदीदा पॉलिस्टर है जिसके क्या है, बहुत बारीक रेशे बनाए जाते हैं, जिन्हें फिर किसी भी धागे की तरह बना जा सकता है। इसको किसी भी बारीक बारीक छोटे धागे की तरह बना जा सकता है। ठीक है बच्चों, देखो पॉलिस्टर, पॉलिस्टर में टेरेलिन, ये भी मशहूर रेशा है जो तालीफी रेशा है। तो बच्चों और एक है पेट। पेट एक बहुत ज्यादा जाना पहचाना पॉलिस्टर है। जैसे पॉलिस्टर्स में हम टेरेलिन के बारे में जानकारी हासिल करें, और उसी तरह पेट एक बहुत ज्यादा जाना पहचाना पॉलिस्टर है। इसका इस्तेमाल किसके लिए, जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना, क्या है तस्वीर में, यस,
तो इसका इस्तेमाल बोतलें, कलम, तार और दीगर बहुत सी कारामद चीजें बनाने में किया जाता है। इसे ज्यादा से ज्यादा क्या है, हम जो पानी के बोतलें हो, दूसरे और दीगर बोतलें हो, और बहुत सारे पेन्स यानी कलम, तार और दीगर बहुत सी कारामद जो हमें मदद करने वाली चीजें बनाने में इस पेट को इस्तेमाल करते हैं, जो एक पॉलिस्टर है। सही है ना? वेरी गुड। तो बच्चों, अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल है कि हम सर्दी के मौसम में किस किस्म के कपड़े पहनते हैं? यस, वेरी गुड। किस किस्म के? हाँ, हम सर्दी के मौसम में जो गर्म कपड़े पहनते हैं किससे बने रहते हैं? ऊन से बने होते हैं। सही है ना? जो स्वेटर कहते हैं ना हम, हाँ, जो सर्दी के मौसम में सर्दी के मौसम में जो गर्म देने वाले ऊन के कपड़े पहनते हैं, तो वो क्या है? एक्रेलिक है। क्या है वो? एक्रेलिक। हम सर्दियों में स्वेटर पहनते, जो स्वेटर बनाते ना, जो हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं और शाल या कंबल का इस्तेमाल करते हैं, इनमें से बहुत से दर हकीकत कुदरती ऊन से तैयार नहीं किए जाते। जो भी स्वेटर हो, शाल हो, कंबल हो, ये सब इस्तेमाल करते हैं हम सर्दी के मौसम में, लेकिन इनमें से बहुत से दर हकीकत कुदरती ऊन से तैयार नहीं किए जाते। हालांकि वो ऊन के जैसे नजर आते हैं, हमें ऐसा नजर आता है कि जो भी हम स्वेटर खरीद रहे हैं, कंबल खरीद रहे हैं, शाल खरीद रहे हैं, तो हमें ऐसा अंदेशा लगता है कि ये सब ऊन से बने हैं, लेकिन ये सच्चाई में ऊन से नहीं बने रहते। सिर्फ ऊन जैसे नजर आते हैं, इन्हें एक दूसरी किस्म की तालीफी रेशे से तैयार किया जाता है, जिसे हम एक्रेलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रेलिक एक तालीफी रेशा है जो सीधा सीधा ऊन के कपड़ों की तरह नजर आता है, यानी कि जो सर्दी के मौसम में गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते उसी तरह नजर आने वाला एक तालीफी रेशा है, वो है एक्रेलिक रेशा। कौन सा? एक्रेलिक। आपको सवाल इस तरह भी आ सकता है कि सर्दी के मौसम में जो स्वेटर पहनते हैं वो किससे, कौन सी तालीफी रेशे से बना रहता है? वो है एक्रेलिक तालीफी रेशा। ठीक है बच्चों, देख रहे हैं ना आप तस्वीर में एक्रेलिक के बारे में? यस। तो अब हम क्या करेंगे? कुदरती जराए से हासिल होने वाले ऊन बहुत महंगे होते हैं। ये एक्रेलिक क्यों करते बोले तो, जो कुदरती जराए से हासिल होने वाले जो भी ऊन है ना, बहुत महंगे होते हैं, महंगाई होती है कुदरती रेशे मिलना। जबकि एक्रेलिक से बने हुए कपड़े निस्बतन किफ़ायती होते हैं, यानी कि बहुत ही कम रेट के होते हैं। ये मुख्तलिफ रंगों में दस्तयाब है। जो एक्रेलिक के जो भी बनाते हैं, जब स्वेटर हो, कंबल हो, शाल हो, अलग अलग कलर के बने होते हैं, जो मुख्तलिफ रंगों से दस्तयाब है, हमें हासिल होते हैं। तालीफी रेशे ज़्यादा पायदार और किफ़ायती होते हैं। ये जो तालीफी रेशे ज़्यादा पायदार होते हैं तो मामूली है, और किफ़ायती होते हैं, जिसकी वजह से ये कुदरती रेशों के मुकाबले में ज़्यादा मकबूल है। क्या है ये? कुदरती रेशों के मुकाबले में ज़्यादा मकबूल है। बहुत आगे देख रहे हैं ना आप, यहाँ एक स्वेटर की जो तस्वीर है, ये किससे बना? एक्रेलिक। किससे? एक्रेलिक तालीफी रेशे से बना है, जो कुदरती रेशों के मुकाबले में ज्यादा मकबूल है, काबिल कबूल है कि हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ, ये नजर तो ऐसे आ रहा है जैसे कि ऊन से बना है, क्योंकि जो कुदरती ऊन से बना है तो वो बहुत महंगा होता है, जबकि एक्रेलिक के बने हुए कपड़े निस्बतन किफ़ायती होते हैं, और इसको अलग अलग रंगों में हम ले सकते हैं। सही है ना बच्चों? चलिए आगे बढ़ेंगे हम। क्या है तालीफी रेशों के खामी? इसके खामी क्या है? कुदरती रेशे को तो हम इस्तेमाल करते हैं, मालूम है। अब तालीफी रेशों की खामी क्या है? अगर तालीफी कपड़ों में आग लग जाती है, जो भी तालीफी कपड़े जो मसनवी है उसमें आग लग जाती है, तो ये तबाहकन हो सकता है, तबाह बर्बाद कर सकते हैं ये जो तालीफी रेशे। और कपड़ा क्या है, अचानक पिघल जाता है। जो भी हम पॉलिस्टर हो, नायलॉन हो, टेरेलिन हो, एक्रेलिक हो, ये कपड़े जैसे ही आग लग जाते तो तबाहकन होते हैं, और कपड़ा अचानक पिघल जाता है। जैसे प्लास्टिक पिघलता नहीं आग लगाने के बाद, उस तरह पिघल जाता है और पहने वाले के जिस्म को क्या चिपक जाता है। प्लास्टिक क्या करता है, जब जलाने से
मोम की तरह बनकर चिपक जाता, नहीं किसी चीज को पकड़ लेता, तो ये जो भी है तालीफी कपड़े आग लगने से वो पिघल कर जिस्म पर चिपक जाता है, लिहाजा चिपक जाने से हमें नुकसान होता है, जख्म हो सकता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, जो बावर्ची खाने में, इनके किचन में और तजुर्बागाह में जो भी हम प्रैक्टिकल करते हैं ना, बावर्ची खाना और तजुर्बागाह में काम करते वक्त तालीफी कपड़े नहीं पहननी चाहिए। याद रखिए, जो कुदरती रेशे है उसको पहनने से हमें कोई नुकसान नहीं है। जब हम किचन में काम करते हैं, यानी कि बावर्ची खाने में काम करो या कोई साइंस लैब या तजुर्बागार में काम करते वक्त हमेशा क्या याद रखना है, तालीफी कपड़े नहीं पहनना चाहिए। जब पहनते हैं तो एहतियात बरतना जरूरी है। याद है ना बच्चों? अच्छा ठीक है, तो अब हम तालीफी रेशों के कुछ खुसूसियात देखेंगे कि चलो तालीफी रेशे के खामी देखें तो इसके खुसूसियात क्या है जो हम इसको आसानी से इस्तेमाल कर रहे हैं। तालीफी रेशे मुनफर्द खुसूसियात के हामिल होते हैं, इसको इस्तेमाल कर मुनफर्द खुसूसियात के हामिल होते हैं। इन खुसूसियात की वजह से उन्हें कपड़े बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। क्योंकि ये कपड़े बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, ये बहुत जल्द सूख जाते हैं। जो तालीफी रेशे हैं, अगर उसको हम धो कर डालें या कच्चे हो जाए, गीले हो गए, तो उसको जैसे ही धो कर डालते हैं तो बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं, ज़्यादा चलते हैं, यानी कुदरती रेशों के निस्बत में बहुत ज़्यादा, बहुत दिनों तक चलते हैं और किफ़ायती होते हैं। और क्या है, नेज आसानी से दस्तयाब है, आसान से हमें ये हासिल होते हैं और इनका रख रखाव भी आसान है, इनको कहीं भी आसानी से रख सकते हैं, इसका कोई अच्छा ठीक ठाक से रखने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए तालीफी रेशे हम आसानी से इस्तेमाल करते हैं, जो हमें दस्तयाब होते हैं, सूखने में आसानी है, किफ़ायती है, बहुत दिनों तक चलते हैं, आसानी से मिलते हैं और इनको रखने रखाव में कोई भी गुंजाइश नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं, तालीफी रेशों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मसलन क्या है यहाँ पे तस्वीर, छतरी। हाँ, छतरी एक तालीफी रेशे की खुसूसियत है। ओके बच्चों, चलो अब हम इख्तिसार करेंगे कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, रिकैपिटुलेशन करेंगे। ओके बच्चों, तो अब देखिए पॉलीमर, जो हम पॉलीमर के बारे में, पॉलीमर किसे कहते हैं, यस, छोटी इकाइयां मुत्तहिद होकर बड़ी वाहिद इकाई की तश्कील करती है, तो जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। गुड बच्चों, सब लोग अपनी अपनी नोटबुक में दर्ज कीजिए। और दूसरा रेयान, रेयान क्या है, रेशम जैसी खुसूसियात का रेशा, जो रेशम की तरह रहता, नहीं, रेशम जैसी खुसूसियात का रेशा, देखते ही ऐसा नजर आता है कि हाँ ये सच में रेशम है, यानी कि रेशम जैसी खुसूसियात का रेशा लकड़ी की लग्दी यानी कि वुड पल्प को कीमियाई तरीके से हासिल किया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेयान या तो मसनवी रेशम, जिसको आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। रेशम के दुकान में कुदरती रेशम अलग है और आर्टिफिशियल रेशम अलग है। तो बच्चों पॉलीमर और रेयान के बारे में जानकारी हासिल है ना आपको, वेरी गुड। तो अब हम क्या करेंगे, नायलॉन। नायलॉन, नायलॉन को पानी, कोयला और हवा से तैयार किया गया है। ये पहला मुकम्मल तालीफी रेशा था, याद है ना आपको, जो नायलॉन क्या है, पानी, कोयला और हवा से तैयार किया गया है, और ये पहला मुकम्मल तालीफी रेशा था। और दूसरा पॉलिस्टर, पॉलिस्टर एक और तालीफी रेशा है जिसमें आसानी से सिलोटे नहीं पड़ते, जो आसानी से सिलोटे नहीं पड़ते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर टेरेलियन और पेट, जब पेट और टेरेलियन का इस्तेमाल देखे ना आप, वेरी गुड। और उसी तरह एक्रेलिक, याद है बच्चों एक्रेलिक, हाँ क्या है, ऐसे रेशे जो ऊन के जैसे नजर आते हैं, यानी कि स्वेटर, शाल, कंबल की तरह नजर आते हैं, लेकिन उन्हें एक दूसरे किस्म के तालीफी रेशे से तैयार किया जाता है, यानी कि ऊन नहीं रहता बल्कि दूसरे तालीफी रेशे से इस्तेमाल किया, यानी तैयार किया जाता है, जिसे एक्रेलिक कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी तक आपने जो इस सबक को, मैं सोचता हूं कि आप लोगों ने
ये प्लास्टिक सबक को अच्छी तरह से यानी रेशे वाले सबक को अच्छी तरह से समझे होंगे। तो मैं आपको एक कुछ सवालात पूछूंगा और आप यस सही सही जवाब देंगे। तो बच्चों तैयार है? पहला सवाल, पॉलीमर किसे कहते हैं? जो अभी मैंने सुनाया, किसे कहते हैं? यस वेरी गुड। पॉलीमर यानी कि कीमियाई शय से छोटी छोटी इकाइयां मुत्तहिद होकर बड़ी वाहिद इकाई की तश्कील करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं। वेरी गुड, शाबाश। अब दूसरा सवाल, रेयान किसे कहते हैं? रेयान, यस बिल्कुल सही फरमाया आपने। रेयान जैसी यानी कि रेयान किसे कहते हैं? रेशम जैसी खुसूसियात का रेशा, यानी कि जैसा लगता है कि वो रेशम ही हो, और उसे किससे? लकड़ी की लकड़ी को, जो रेशम जैसी खुसूसियात का रेशा लकड़ी की लकड़ी को कीमियाई तरीके से हासिल किया गया है, जिसे हम रेयान कहते हैं। माशाल्लाह बहुत सही सुनाया आपने, आप बहुत अच्छी तरह से सुन रहे सबक, वेरी गुड। और तीसरा सवाल, पॉलिस्टर की दो मिसालें लिखिए। जो पॉलिस्टर है उसकी दो मिसालें क्या क्या है? यस, पहला टेरेलियन और दूसरा पेट। क्या है? पेट है। वेरी गुड, बहुत खूब आपका जवाब। तो बच्चों चलिए, अभी तक आपने जो साइंस का, अष्टम जमात की साइंस का प्लास्टिक और रेशे के बारे में अभी तक बहुत ही खामोशी के साथ इस सबक को समझ फरमाया। मैं महबूब पाशा आप सबका इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।